हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 2 को समझेंगे। उसकी समरी को हम लोग डेप्थ में एनालाइज करेंगे और ये लेक्चर एक्चुअली आप लोगों को हेल्प करेगा आंसर राइटिंग के अंदर, बिकॉज इस लेक्चर से आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पाओगे फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो उसको जाके देखो। ठीक है, ये लेक्चर 2 है जिसमें चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंडियाज मीडियम टर्म्स ग्रोथ आउटलुक। ठीक है, नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, रिफॉर्म्स फॉर न्यू इंडिया, सबका साथ सबका विकास, इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आफ्टर 2014 एंड ग्रोथ मैग्नेट्स इन दिस डेकेड 2023 एंड 2030। तो देखो ये एक्चुअली चैप्टर का थीम क्या है। ठीक है, इस चैप्टर की थीम है कि ये चैप्टर जो है ना 1991 से टू 2008 तक के इंडियाज ग्रोथ स्टोरी को आप लोगों को थोड़ा विजुलाइज या समझ कंपेयर करवाएगा फ्रॉम 2014 टू 2023। ठीक है, और ऑन दिस बेसिस फ्रॉम दिस आवर ग्रोथ एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लोग होप करेंगे कि हमारी इकोनॉमी फ्रॉम द डेटा और फ्रॉम द हिस्ट्री कि हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की थीम है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे ये जो रिफॉर्म्स फॉर न्यू इंडिया ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सो दैट्स व्हाई ये दोनों पार्ट को ना मैं एक जगह एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसको हम लोग समझेंगे रिफॉर्म फॉर द न्यू इंडिया, सबका साथ सबका विकास। एंड देन वी विल सी हाउ हम लोग आर्ग्यूमेंट देंगे किस लिए कौन से ग्रोथ मैग्नेट होंगे इन दिस डेकेड। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट और कैपिटल मार्केट रिफॉर्म से। सो रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं इंडियन इकोनॉमी में 1991 में, और कोई भी इकोनॉमी रिफॉर्म तब लाती है जब इकोनॉमी में आता है क्राइसिस। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एक्चुअली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता क्या है? तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो होता है जो इकोनॉमी को लॉन्ग रन में, जो रिफॉर्म जो इकोनॉमी को लॉन्ग रन में इम्पेक्ट करे, जो कि सप्लाई साइड की इकोनॉमी की प्रॉब्लम को रिजोल्व करे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे, ऐसे रिफॉर्म्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। नाउ इन द इंडियन इकोनॉमी लेट 1980s में हुआ क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे और स्टेट गवर्नमेंट उन दोनों का डेफिसिट जो है ना वो इंक्रीज हो गया था। इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी था और जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो भी बहुत लार्ज था और अनसस्टेनेबल लेवल पे था। एंड ये सारी कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया 1991 का। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, तो इस क्राइसिस में सिचुएशन ये थी कि इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व बहुत ही कम हो गए थे और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी के पास बहुत ही कम फॉरेन रिजर्व बचे हुए थे। सो टू डील विद दिस क्राइसिस, हमें टू रिस्पॉन्स दिस सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी ने क्या किया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज कर दिया इन 1991, और एंट्री रेस्ट्रिक्शन फॉर द फर्म वेयर सिंप्लीफाइड एंड न्यू पॉलिसी इंकरेजेस द एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द फर्म। सो प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया गया कि वो भी इंडस्ट्री ओपन करे। ठीक है, हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है और ट्रेड विद द अदर कंट्री इंक्रीज हो गई इस चीज़ की वजह से, और इनका इफेक्ट क्या आया, इस रिफॉर्म का इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जो रियल ग्रोथ है जो ड्यूरिंग द 1980 जो कि ऑन एवरेज 5.5% थी, वो कितनी हो गई 6.3% फ्रॉम द ईयर 93 टू 2000। ठीक है, अब ये जो मैंने जो बात की थी, जो इस चैप्टर की थीम है, अब पैरेलल बिटवीन पीरियड 1998 टू 2002 एंड 2014 टू 2022। सो एक्चुअली इसमें डिस्कस किया गया है कि शॉक्स टू द इकोनॉमी, कौन कौन से शॉक्स लगे हैं कुछ इन पीरियड्स में इकोनॉमी को 1998 से 2002 के बीच में और 2014 से 2020 के बीच में। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या रहे हैं इस पीरियड के बीच में, एंड देन ग्रोथ रिटर्न। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है कि जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर डिवाइस की टेस्टिंग की थी तो यूएस ने सेक्शन लगा दिया था। ठीक है, उस समय बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट के भी रिपेयरिंग बैलेंस शीट ये एक इशू था। फिर टू सक्सेसिव ड्रॉट एंड टेक्नोलॉजिकल बस्ट एंड यूएस रिसेशन एंड देन 9/11। ठीक है, तो इन सब का इम्पेक्ट इकोनॉमी पे सही नहीं था, इंडियन इकोनॉमी पे। तो उस समय के जो रिफॉर्म्स थे, जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थे, इंटरेस्ट रेट डिरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड FRBM एक्ट, ये सारे उस समय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए। जिससे हुआ क्या, वन ऑफ सॉक्स डिले द ग्रोथ रिटर्न, ये सब जो सॉक्स थे उन्होंने हमारी ग्रोथ को डिले किया, जिसकी वजह से वंस द सॉक्स फेड अवे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पेड द डिविडेंड फ्रॉम द 2023 वन। सो जैसे ही ये हम लोग थोड़े टाइम के बाद आफ्टर 2003 इंडियन इकोनॉमी ग्रो की ऑन एवरेज 8% है ना, वेयर एज द ग्लोबल ग्रोथ वाज अराउंड 4.8%। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सब रिफॉर्म जो है इंडियन इकोनॉमी को अराउंड 8% की ग्रोथ पे लाके आए, ऑफकोर्स आफ्टर सम टाइम हुआ। ठीक है, सिमिलरली इस समय ये सारे जो है ना वो क्या है, शॉक्स टू इंडियन इकोनॉमी, जो पेंडेमिक शॉक था लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस समय के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कौन कौन से हैं, तो
आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जीएसटी का फॉर्मलाइजेशन, लैंडिंग है ना, आईबीसी जो तो एक्चुअली ये एसेट रिकवरी फॉर द बैंक और आईबीसी समझ लो उसी का अपडेट पार्ट है ना, और प्राइवेटाइजेशन एंड टैक्स का रेशनलाइजेशन एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, और वैक्सीन रोल आउट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, आत्मभारत निर्भर, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे रिफॉर्म किए गए, जिसकी वजह से अभी जो सिचुएशन है, अभी आप देखोगे तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है कंपेयर टू अदर्स कंट्री राइट नाउ, वो बहुत ही स्टेबल है। ठीक है, सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे जो मीडियम टर्म है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ को हम लोग बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो सिंपल सा यही एक कंपैरिजन था इकोनॉमी का, मतलब नॉट अदर्स इकोनॉमी विद द टाइम फ्रेम, है ना। और यहाँ पे जो रिफॉर्म है, रिफॉर्म फॉर न्यू इंडिया, सबका साथ सबका विकास, इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट जो है, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल्स, एग्रीकल्चर, इन सबको साथ में इनकी लाइफ कैसे ईजी बनाए, बिजनेस को कैसे इंडिया में करना ईजी बनाए, इन सब के लिए रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि क्रिएटिंग पब्लिक गुड, पब्लिक गुड से क्या होगा, पब्लिक की लाइफ ईजी हो जाएगी ना, लाइक प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर द बिजनेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा रहेगा उतना आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जिसकी वजह से ग्रोथ होती है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये सारे फैक्टर्स में क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है, जिसकी वजह से होगा क्या, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स पीपल। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन, है ना। तो यहाँ पे क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स टू इनहेंस द अपॉर्चुनिटीज, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इजी ऑफ लिविंग। सो गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम लाए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। ठीक है, जिसमें सागरमाला है, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे अपग्रेडेशन, है ना, न्यू एयरपोर्ट। सो जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली जो है गवर्नमेंट एम्फेसाइजिंग ऑन द डेवलपिंग पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज अ पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? सो यहाँ पे जो भी डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर लाए जा रहे हैं, लाइक सिमिलरली आप इधर देख सकते हो, डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड जो है, बैंक्स अकाउंट सभी को प्रोवाइड कराना। ठीक है, मोबाइल मोबाइल फोन एट द लो कॉस्ट सबको मिलना, है ना। तो इसकी वजह से होगा होगा क्या, लोगों के पास अब वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करी उसको आसानी से एक्सेस कर पा सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यूपीआई ट्रांजेक्शन आपको पता ही है, इसमें यूपीआई की ग्रोथ स्टोरी आप लोगों ने सुनी ही होगी, हमारी यूपीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एंड देन डिजिटली वेरिफिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो ऐसे सब सर्विसेज करती क्या है, ये सब सर्विसेज ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम कर देती हैं, है ना, और फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारी लाइफ भी कितनी आसान बजाते मतलब बनाती हैं। आप भी आजकल यूपीआई यूज कर ही रहे होगे। ठीक है, सो दैट्स मेक योर लाइफ इजी, राइट। अच्छा, तो इस पे एक्चुअली आरबीआई की एक रिपोर्ट में, है ना, ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022, उन्होंने एक्चुअली ये जो रेड डॉट है वो क्या 2011 का डेटा बता रहे हैं, और जो ग्रीन है वो 2020 का। तो इसमें इन्होंने कंपेयर किया है कि कितना अधिक डेवलपमेंट हुआ है। तो समझ लो उस समय जो ये इंडेक्स की वैल्यू 100 थी, तो इस समय कितना है, 2015 है। ठीक है, रेलवे ट्रैक उस समय 100 है, तो इस समय 114। तो रेलवे ट्रैक्स में बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ग्रोथ है एज कम्पेयर टू अदर, बट एक्चुअली इस समय रेलवे में अपग्रेडेशन चल रहा है, रेलवे ट्रैक को नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये बात समझ लेना। ठीक है, फिर नेशनल हाईवे में आप देखो तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये तो आउटपुट था सिंपली आप लोगों को बताने के। नाउ द प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर एज अ को पार्टनर इन द डेवलपमेंट। प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली ये होता ही है, जब भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है तो प्राइवेट सेक्टर आ ही जाते हैं अपने आप। लाइक यहाँ पे देखो, पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ला रही है, उससे होगा क्या, पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, जिसमें जो अगर एक प्रोडक्शन आप अधिक करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, जिससे होगा क्या, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट, लोग प्रोडक्शन करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और आप प्रोडक्शन करोगे तो वो गुड्स एक्सपोर्ट भी होंगे। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा इन द मीडियम टर्म। सो फ्रॉम दिस पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी लाने का काम करिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर जुड़ेंगे उससे प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट जो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअली जो हमारे देश की अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, वो भी हाई है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो अगर उस चीज़ को, अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को अगर हम डिक्रीज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो होगा क्या कि हमारे जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो है ना वो उस गुड की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो प्राइस कम होगी तो हमारे गुड को अदर्स कंट्री वाले प्रेफर करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एमएसएमई बाय मेनी थिंग, लाइक हियर दे आर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, अगेन ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बहुत सारे पीएसयू का इन्होंने किया ही है, लाइक एयर इंडिया।
सो एयर इंडिया का तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर भी दिया है। एंड द एविडेंस क्या बताते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से होता क्या है। तो एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो भी होती हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करने से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और एक्चुअली जो भी प्राइवेटाइजेशन किए गए हैं 1990 से 2015 में, उनका डेटा यही शो करता है। ठीक है, नाउ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट। तो देखो ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव द इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। एक्चुअली जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको ये दिखेगा यस यहाँ पे गवर्नमेंट उनको अगर एक्चुअली लोग सेंटिमेंट्स के ही भरोसे पे एक्चुअली दुनिया चलती है। ठीक है, इफ दे बिलीव दैट ओके कि यहाँ की गवर्नमेंट सही वर्क करी तभी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो एक वन ऑफ द रीजन है कि आपके गवर्नमेंट पे लोगों का भरोसा भी होना चाहिए। बेटर इजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मोर इफेक्टिव गवर्नेंस। तो इससे जितना गवर्नमेंट जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करेगी उतना ही लोगों का और इन्वेस्टर्स का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होगा और वो उतना ही वो लोग इन्वेस्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर आईबीसी और रियल इस्टेट की जो ये डेवलपमेंट हुए, ये ज़्यादा ये दो इनके स्टेप्स थे। ठीक है, नाउ पिकअप इन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने जो क्या बोल सकते हैं स्कीम्स लाई हैं, जिसकी वजह से हुआ क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप अभी देख सकते, आपने सुने होंगे बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, सो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो पीएम किसान, जिसके अंडर गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करती है किसान्स को। पीएम फसल बीमा योजना, जिसमें गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है क्रॉप के लिए। यहाँ पे जो है फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, है ना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑल्सो हेल्प द फार्मर्स। और ये जो मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट, जहाँ पे क्या होता है कि फार्मर्स जो हैं अपना गुड जो है वो सेल कर सकते हैं। सो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनएम और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट जो एक गवर्नमेंट सपोर्ट करी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। नाउ फ्रॉम दिस ऑल डिस्कशन कि हमारी जो अभी ये तीनों रीजन है जिसकी वजह से जो है हमारा इकोनॉमी जो है अच्छे से ग्रो करेगा। सो एक्चुअली हम लोग ने क्या किया, इकोनॉमी का पब्लिक डिजिटलाइजेशन करने की वजह से, रिफॉर्म करने की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है अधिक हो गया है। ठीक है, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन सिंपली वी आर इंक्लूडिंग लॉट ऑफ सेक्शन ऑफ द आवर सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट, और बैलेंस शीट ऑफ द फाइनेंशियल एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो इन द स्ट्रॉन्ग सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि एनपीए लो है अभी बैंक्स का। ठीक है, और अभी हमारी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है ना, वो भी इंडिया को अभी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। बिकॉज जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, और वो इसके लिए प्लेसेस फाइंड कर रहे हैं। और उनके लिए इंडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। वाई? बिकॉज इंडिया हैज़ अ लोअर लेबर कॉस्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ द डिमांड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन एंड फॉर्मलाइजेशन, ये जो है बैंक है मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बैंकों के पास फॉर्मलाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, बैंकों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कस्टमर के बारे में, तो वो समझ पाएंगे क्रेडिट रिस्क ऑफ द कस्टमर, और उस हिसाब से वो लोग क्रेडिट देंगे। तो एक्चुअली ये जो इनिशियली प्रॉब्लम आई थी क्रेडिट बूम की इंडिया के अंदर, वो उसको रिजोल्व करने की यहाँ पे बात की गई है। सो यस, अगर ये अभी 2023 से 2030 के बीच में इंडिया अभी बेटर पोजीशन में ग्रो करने के लिए, और अभी और भी अगर बड़े कोई शॉक्स नहीं लगते हैं, तो यस आवर इकोनॉमी कैन ग्रो एट द हायर रेट in upcoming year.